राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में हम अमेरिकी कांग्रेस के संगठन, कार्य और उसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पूर्व की क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के कारणों की ओर जानने का प्रयास किया, जिसमें संकटकाल, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई संविधान की व्याख्याएं, संचार के साधन, चमत्कारी व्यक्तित्व, राष्ट्रपति पद के प्रजातांत्रिकरण और प्रशासनिक पेचीदगियाँ। इन 6 बिंदुओं के अंतर्गत हमने किस प्रकार से राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हुई है या इन्होंने किस प्रकार से सहायक हुए हैं, उनको जानने का प्रयास किया। आज हम कांग्रेस के संगठन और कार्य के बारे में और शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो अमेरिका के संविधान निर्मात्री जो सदस्य हैं, वे अमेरिका में द्विसदनीय या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की जो आवश्यकता है पर लगभग सभी एकमत थे। अमेरिका में उपनिवेश काल में भी अधिकांश जो राज्य थे उनमें यह प्रणाली पाई जाती है, यह इस प्रणाली को ही अपनाया गया था और परिसंघ के अंतर्गत अपनाई गई जो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है उसका नितांत असंतोषजनक तथा वो असफल सिद्ध हुई है थी। जो संघात्मक व्यवस्थापिका है, इसे अपनाने के कारण भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को यहाँ पर अपनाया गया है। इस बात पर सभी सहमत थे कि राष्ट्रीय जो व्यवस्थापिका है अमेरिका की, उसके 2 सदन होने चाहिए। लेकिन एक बात थी जिस पर उनमें तीव्र विवाद था कि जो व्यवस्थापिका के 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका अपनाएंगे तो उसके जो दोनों सदन हैं उनके निर्माण का आधार क्या होगा या कैसे इसके दोनों सदनों का निर्माण किया जाएगा। अमेरिका जो संघ है उसकी जो बढ़िया इकाइयाँ थी, उनके द्वारा इस संबंध में जनसंख्या के आधार पर या जनसंख्या को आधार को अपनाने पर बल दिया गया, जिससे बड़ी इकाइयों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। लेकिन छोटी इकाइयों द्वारा व्यवस्थापिका के दोनों ही सदनों का निर्माण संघ की सभी इकाइयों को या इकाइयों की समानता के सिद्धांत के आधार पर करने पर बल दिया गया। अंत में संघ की बड़ी इकाइयों और छोटी इकाइयों के बीच में एक समझौता हुआ और उस समझौते के अनुसार राष्ट्रीय जो व्यवस्थापिका है कांग्रेस के निम्न सदन, जिसे हम प्रतिनिधि सभा के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण जनसंख्या के आधार पर हो। लेकिन इसका जो उच्च सदन है, जिसे हम सीनेट के नाम से जानते हैं, के निर्माण में इकाइयों की समानता के सिद्धांत को अपनाया गया। तो इस प्रकार से जो सीनेट था, जो उच्च सदन है, उनके निर्माण में इकाइयों की समानता के जो सिद्धांत है
उसको अपनाया जाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो छोटी बड़ी सभी इकाइयों को इसमें समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। इसके बाद हम कांग्रेस की शक्तियाँ और उसके कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिसमें पहला आता है कानून निर्माण संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत जो कांग्रेस का प्रथम और सर्वप्रमुख कार्य जो था वो था कानून का निर्माण करना। इस संबंध में कांग्रेस को 3 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त थी, जिनमें प्रदत्त, निहित तथा समवर्ती प्रकार की शक्तियाँ। इन शक्तियों द्वारा कर लगाने, उन्हें एकत्रित करने, ऋण चुकाने, मुद्रा निर्माण, डाक, तार आदि आती है। कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जो अन्य न्यायालयों का गठन करने तथा स्थल और जो जल सेना है उनके लिए कानून बनाने और कुछ विषयों पर कांग्रेस तथा राज्यों की जो विधानमंडल है दोनों को ही कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। सेकंड पॉइंट में आता है चुनाव संबंधी कार्य। जो वहाँ का राष्ट्रपति है उसके चुनाव में मतगणना कांग्रेस के दोनों सदनों के सामने की जाती है। यदि राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का निरपेक्ष बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा पहले 3 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करती है। इसी प्रकार यदि राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट प्रथम 2 उम्मीदवारों में से उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है या चुनती है। प्रतिनिधि सभा के द्वारा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सीनेट के द्वारा अपने उपसभापति का चुनाव भी किया जाता है। इसके पश्चात तृतीय में जो पॉइंट आता है वो है कार्यपालिका संबंधी कार्य। संविधान के द्वारा कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में प्रदान की गई है, किंतु कांग्रेस और प्रमुख सीनेट ये कहें कि कांग्रेस और प्रमुख जो सीनेट है राष्ट्रपति की इन कार्यों शक्तियों में पूर्ण रूप से बाधा है। राष्ट्रपति की नियुक्तियां करने और संधियों करने के संबंधित शक्तियां पर सीनेट के द्वारा प्रभावशाली या प्रभावित रूप से नियंत्रण रखा जाता है और युद्ध की घोषणा केवल कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। चौथे बिंदु में आता है प्रशासन का निर्देशन और नियंत्रण। कांग्रेस का एक कार्य प्रशासन का निर्देशन और नियंत्रण करना है। कार्यपालिका विभागों से रिपोर्ट और सूचनाएं मांगकर उसके द्वारा निर्देश और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कांग्रेस द्वारा प्रशासनिक एजेंसियां और सेवाओं की स्वयं व्यवस्था की जा सकती है।
तथा उनके कार्य भी निर्धारित किए जा सकते हैं। इसके पश्चात जो पॉइंट आता है वो है जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करना जो भी मतलब कि प्रशासन में व्याप्त किसी भी प्रकार की बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, तो उसके संबंध में जांच पड़ताल करने की शक्ति भी इसमें समाहित होती है। निर्देशन और नियंत्रण से भी की तरह ही संबंधित शक्ति है और कार्य है जांच पड़ताल करना। अगला पॉइंट जो आता है जो है नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देने की शक्तियाँ। तो इसमें कांग्रेस कानून द्वारा नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है। आरंभ में यह कहेंगे सबसे पहले प्रारंभ में अमेरिकी संघ में 13 राज्य थे, किंतु अब 50 राज्य हैं। प्रवेश के संबंध में कानून बनाने का सारा अधिकार इसे प्रदान किया गया है। 7वां पॉइंट आता है दोनों सदनों में अनुशासन और कार्यविधि के संबंध में नियम बनाने का अधिकार। कांग्रेस को अधिकार प्राप्त है कि वह दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनसे अनुशासन का पालन करवाने के लिए नियमों का निर्माण करता है। यदि कांग्रेस का कोई भी सदस्य सदन में अनुशासनहीनता या अनुशासन को भंग करता है तो संबंधित जो सदन है वो बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे सदन से बाहर या निष्कासित कर सकता है। 8वां पॉइंट आता है जिसमें वित्तीय कार्य फाइनेंस। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय जो वित्त है उस पर नियंत्रण करना होता है। वार्षिक बजट ब्यूरो के साथ राष्ट्रपति के निर्देशनों में तैयार किया जाता है, लेकिन जो बजट है वो कांग्रेस के द्वारा ही पारित किया जाता है। अगला पॉइंट आता है जो है न्यायिक कार्य। संविधान के द्वारा कांग्रेस को देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य घोर अपराध पर राष्ट्रपति या अन्य किसी प्रकार का जो कोई उच्च अधिकारी है तो उस पर महाभियोग के द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार अमेरिकी जो कांग्रेस है उसका संगठन, कार्य और शक्तियों के बारे में आज हमने चर्चा की। इसके पश्चात अगली क्लास में हम अमेरिकी सीनेट है जिसे उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे।